उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। गांव में उसकी अनाज, कपड़े और किराने की सबसे बड़ी दुकान थी। दूर दूर के लोग उसी की दुकान से सामान खरीदने आते थे। धनराज के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा मकान, नौकर चाकर, बैलगाड़ियां और खेत, सब कुछ था। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी और वो थी दया। धनराज का एक ही नियम था, हर हाल में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। वो गरीब लोगों को उधार देने से बचता था। अगर कोई मजबूरी में उधार ले भी लेता तो वो उससे कई गुना ब्याज वसूलता। उसकी इसी आदत के कारण लोग उससे डरते तो थे, लेकिन मन से उसका सम्मान नहीं करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू मेहनती था, लेकिन लगातार 2 साल सूखा पड़ने के कारण उसकी खेती चौपट हो गई थी। एक दिन रामू अपनी पत्नी से बोला, घर में अनाज खत्म हो गया है, अब बच्चों को क्या खिलाएं? गीता ने धीरे से कहा, गांव में अगर कोई मदद कर सकता है तो सेठ धनराज ही कर सकता है। एक बार उससे बात करके देखो। रामू हिम्मत जुटाकर धनराज के घर पहुंचा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ अनाज उधार दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी हुई तो आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। धनराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, उधार? तुम्हारी जैसे गरीब लोग सिर्फ वादे करते हैं। अगर उधार चाहिए तो अपने खेत के कागज मेरे पास गिरवी रख दो। रामू कुछ पल चुप रहा। उसे अपने पिता की याद आई, जिन्होंने वो खेत बड़ी मेहनत से खरीदा था। लेकिन भूख के सामने उसकी मजबूरी हार गई। रामू ने कांपते हाथों से खेत के कागज धनराज के सामने रख दिए। धनराज मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मदद की खुशी नहीं, बल्कि किसी का फायदा उठाने की संतुष्टि थी। उसने नौकर से कहा, इसे 5 बोरी अनाज दे दो और याद रखना, ब्याज 2 गुना लगेगा। रामू भारी मन से अनाज लेकर घर लौट आया। उसे क्या पता था कि आज लिया गया ये उधार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगर इस साल भी फसल खराब हो गई तो मैं सेठ धनराज का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? दिन बीतते गए। पूरे परिवार ने जी तोड़ मेहनत करके खेत तैयार किया। इस बार समय पर बारिश भी हुई। हरे भरे खेत देखकर रामू की उम्मीद फिर से जाग उठी। उधर सेठ धनराज रोज अपने मुनीम से पूछता, रामू के खेत का क्या हाल है? मुनीम बोला, सेठ जी, इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर धनराज खुश नहीं हुआ। उसके मन में लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, अगर रामू का कर्ज उतर गया तो उसका खेत मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो कर्ज कभी ना चुका पाए। एक रात धनराज ने अपने नौकर को बुलाया और धीरे से कहा, आज रात रामू के खेत में जाकर पानी की नाली काट देना, सारी फसल खराब हो जाएगी। नौकर डर गया। सेठ जी, ये बहुत बड़ा पाप होगा। धनराज गुस्से में बोला, मैंने जो कहा है वही करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। डर के कारण नौकर रात में खेत की ओर चल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में गांव के बूढ़े चौकीदार ने उसे देख लिया। अरे, कौन है और इतनी रात को कहां जा रहे हो? नौकर घबरा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वापस लौट आया। अगली सुबह उसने धनराज से झूठ बोल दिया। सेठ जी, काम हो गया। धनराज संतुष्ट होकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने देखा कि रामू की फसल पहले से भी ज्यादा लहलहा रही है, तो उसका चेहरा उतर गया। वो गुस्से से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? उधर रामू भगवान का धन्यवाद कर रहा था। वो बोला, हे प्रभु, इस बार मेरी मेहनत सफल कर देना।
मैं सबसे पहले अपना कर्ज चुका दूंगा। लेकिन धनराज के मन में अब एक और नई चाल जन्म ले चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर रामू का खेत अपने नाम करना चाहता था। उसे विश्वास था कि लालच से कमाया गया धन ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लालच की नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं। कुछ ही दिनों में रामू की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो गई। सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थीं। पूरे गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। वाह मोहन भाई, इस बार तो आपकी फसल बहुत अच्छी हुए। मोहन तुरंत मंदिर गया और भगवान को प्रणाम किया और अपनी पत्नी गीता से कहा, इस बार सबसे पहले सेठ धनराज का कर्ज चुका दूंगा। फिर जो बचेगा उससे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाएंगे। भगवान ने हमारी मेहनत देख ली, अब सब अच्छा होगा। लेकिन उधर धनराज के मन में एक नई चाल तैयार हो चुकी थी। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, जब रामू हिसाब चुकाने आए तो पुराने बही खाते में कुछ नए ब्याज जोड़ देना। ऐसा हिसाब बनाओ कि उसका कर्ज कभी खत्म ही ना हो। मुनीम घबरा गया। सेठ जी, ये तो सरासर बेईमानी होगी। धनराज गुस्से में बोला, तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? जैसा कहा है वैसा ही करो। डर के कारण मुनीम ने बही खाते में झूठा ब्याज जोड़ दिया। अगले दिन रामू अपनी मेहनत की कमाई लेकर दुकान पहुंचा। उसने आदर से कहा, सेठ जी, ये आपका पूरा पैसा और ब्याज। अब मेरे खेत के कागज मुझे लौटा दीजिए। धनराज ने बही खाता खोला, कुछ पन्ने पलटे और नकली हिसाब दिखाते हुए बोला, रामू, अभी भी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज बाकी है। रामू हैरान रह गया। लेकिन सेठ जी, इतना ब्याज कैसे हो सकता है? मैंने तो समय पर सब चुका दिया है। धनराज हंसते हुए बोला, ये सब बही खाते में लिखा है। अगर विश्वास नहीं है तो कहीं भी जाकर पूछ लो। सेठ जी, मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। यही खेत मेरे परिवार का सहारा है। लेकिन धनराज का दिल पत्थर बन चुका था। उसने सख्त आवाज में कहा, 1 महीने के अंदर बाकी पैसा लेकर आओ, नहीं तो खेत हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार विनती करता रहा। रामू भारी मन से घर लौट आया। जब उसने पूरी बात गीता को बताई तो वो भी रो पड़ी। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग हरिदास बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को रोते देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। धैर्य रखो, भगवान सब देख रहे हैं। रामू ने बाबा की बात सुनकर अपने आंसू पोंछे। उधर धनराज अपने महल में बैठा सोच रहा था, अब वो खेत मेरा होकर रहेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी लालच का पर्दाफाश बहुत जल्द पूरे गांव के सामने होने वाला है। हरिदास बाबा की बातें सुनकर रामू के मन में फिर से उम्मीद जाग उठी। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह वो खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का एक युवक वहां पर आया। रामू भैया, पंचायत ने कल पूरे गांव की बैठक बुलाई है, सभी को आना है। रामू ने सिर हिलाया और फिर अपने काम में लग गया। उधर सेठ धनराज अपने घर में बैठा था। वो बार बार अपने मुनीम से पूछ रहा था, सब ठीक है ना? कहीं किसी को बही खाते की सच्चाई का पता तो नहीं चला? उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं सेठ जी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। झूठ ज्यादा दिन छिपता नहीं। धनराज ने गुस्से में कहा, डरने वालों को कभी दौलत नहीं मिलती। चुपचाप अपना काम करो। अगले दिन पंचायत की बैठक शुरू हुई। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। उसी समय एक बूढ़ी विधवा महिला गौरी खड़ी हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुखिया जी,
मैं सेठ धनराज की शिकायत करना चाहती हूँ। पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। गौरी बोली, 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ जी से थोड़ा उधार लिया था। मैंने पूरा पैसा चुका दिया, फिर भी ये कह रहे हैं कि मेरा कर्ज अभी बाकी है। ये सुनकर कई लोग आपस में बातें करने लगे। तभी एक चरवाहा खड़ा हुआ। मुखिया जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सारे पैसे सेठ को चुका दिए, फिर भी वो नहीं मान रहे। धीरे धीरे कई लोग खड़े हो गए। सभी की शिकायत एक जैसी थी। मुखिया को शक होने लगा। उन्होंने तुरंत धनराज को बुलवाया। धनराज पूरे आत्मविश्वास के साथ चौपाल पहुंचा। मुखिया ने पूछा, धनराज, इतने लोग तुम्हारे खिलाफ एक जैसी शिकायत क्यों कर रहे हैं? धनराज मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, लोग अपना कर्ज चुकाना नहीं चाहते, इसलिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इतना कहकर उसने अपना बही खाता सबके सामने खोल दिया। पहली नजर में सब कुछ सही दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी हरिदास बाबा की नजर एक पन्ने पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर स्याही का रंग अलग था, जैसे बाद में लिखावट बदली गई हो। बाबा ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, मुझे लगता है कि इस बही खाते की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका झूठ अब ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा सबूत उसके अपने घर के अंदर ही छिपा हुआ था। चौपाल में सभी लोग खामोश खड़े थे। हर किसी की नजर सेठ धनराज पर थी। तभी धनराज का मुनीम धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुखिया जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। धनराज गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। लेकिन इस बार मुनीम नहीं डरा। उसने कहा, सेठ जी के कहने पर मैंने कई लोगों के बही खाते में झूठा ब्याज जोड़ा। रामू का हिसाब भी मैंने ही बदला था। उसने पूरा कर्ज चुका दिया था, लेकिन लालच में सेठ जी उसका खेत अपने नाम करना चाहते थे। ये सुनते ही चौपाल में हलचल मच गई। मुखिया जी ने बही खाते की जांच करवाई। पुराने हिसाब और नई लिखावट में साफ अंतर दिखाई दिया। गांव के 2 बुजुर्गों ने भी पुष्टि कर दी कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई थी। अब धनराज के पास कोई जवाब नहीं था। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, न्याय मिलने की खुशी के आंसू थे। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, रामू का खेत तुरंत उसे वापस किया जाए। जिन जिन लोगों से झूठा ब्याज वसूला गया है, उनका सारा पैसा लौटाया जाए। और जब तक ये काम पूरा नहीं होता, सेठ धनराज गांव के किसी भी व्यापारिक निर्णय में हिस्सा नहीं लेगा। धनराज का सिर शर्म से झुक गया। कुछ दिनों बाद उसने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी। उसने जिनका हक छीना था, उन्हें उनका पैसा और सामान वापस लौटा दिया। धीरे धीरे लोगों ने उसे एक मौका दिया, लेकिन अब धनराज बदल चुका था। वो गरीबों की मदद करने लगा, सही तौल से सामान बेचने लगा और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। एक दिन रामू उसकी दुकान पर आया। धनराज देखकर खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी लालच ने ही मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। आज समझ आया कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। रामू बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, वही सच्चा इंसान कहलाता है। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में फिर कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं हुआ। सीख, इस कहानी से हमने सीखा कि लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है। जो दूसरों का हक मारकर धन कमाता है, उसका अंत हमेशा अपमान और पछतावे में होता है।
लेकिन ईमानदारी और सच्चाई देर से सही अंत में हमेशा जीतती हैं।